हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सक्सेस एमबी। जिला सीरीज में आज हम पढ़ेंगे बागेश्वर जिला। इससे पहले मैं आपको बहुत सारे ज़िले बता चुके हूँ। अब हमारे केवल 2 ज़िले रहते हैं। बागेश्वर ज़िले के बाद हम पढ़ेंगे चंपावत जिला और उधम सिंह नगर, बस 2 रहते हैं। बाकी ज़िला मैं सब करवा चुकी हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट कोई भी टॉपिक लेके उसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं बागेश्वर से। देखिए, जो बागेश्वर है इसको 1997 में, ठीक है, 1997 में ज़िला बनाया गया था। ठीक है, क्या बनाया गया था? ज़िला बनाया गया था, क्योंकि आयोग के द्वारा कई बार पहले भी पूछा गया है और मुझे लगता है कि आगे भी शायद ज़रूर ये प्रश्न किया जाए कि बागेश्वर को कब एक अलग ज़िले के रूप में बनाया गया था। तो ये बनाया गया था आपका 1997 में, 1997 में बनाया गया था। और अगर कभी ऐसे पूछते हैं कि जो बागेश्वर है यह जब ज़िला बनाया गया तो उससे पहले यह कौन से ज़िले में था, ठीक है। तो बागेश्वर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1997 में ज़िला बना, लेकिन इससे पहले जो बागेश्वर था हमारा वो था आपके अल्मोड़ा में। ठीक है, कहाँ पे था? अल्मोड़ा में। और अल्मोड़ा का एक क्या था? ये तहसील था। ठीक है, जैसे सभी जो ज़िले हैं उसकी तहसीलें होती हैं, तो उसी प्रकार से जो बागेश्वर था वो पहले अल्मोड़ा की क्या था? एक तहसील के रूप में था। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1997 में इसे क्या किया गया? बागेश्वर से अल्मोड़ा से अलग करके बागेश्वर ज़िला बनाया गया। ठीक है, अब देखिए अगला जो पॉइंट है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है कि इसे उत्तर का वाराणसी कहा जाता है। जो बागेश्वर है हमारा, बागेश्वर को हम क्या कहते हैं? उत्तर का वाराणसी भी कहते हैं, क्योंकि पूछ सकता है आयोग आपसे कि उत्तराखंड का ऐसा कौन सा ज़िला है जिसे हम उत्तर का वाराणसी भी कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि बागेश्वर को हम क्या कहते हैं? उत्तर का वाराणसी भी कहते हैं। देखिए क्या है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ शिव व्याघ्र का रूप धरकर विचरण करते थे। जो शिव है, जो भगवान है, भगवान शिव, वो यहाँ पे क्या थे? व्याघ्र का रूप, मतलब उनका जो यहाँ पे, क्योंकि पूछ सकते हैं कि शिव का बागेश्वर में कौन सा रूप देखने को मिलता है। तो जो शिव थे उन्होंने बागेश्वर में आपके कौन सा रूप धारण किया था? व्याघ्र का रूप धारण करा था। और व्याघ्र के रूप में ही जो शिव हैं वो बागेश्वर में विचरण करते थे। अतः इस बागेश्वर, जो बागेश्वर है, इसे इसीलिए क्या भी कहा जाता है? व्याघेश्वर। अगर पूछा जाए, कभी ऑप्शन में दिया जाए आपको कि व्याघेश्वर, क्या व्याघेश्वर किसे कहते हैं? तो बागेश्वर को ही क्या कहा जाता है? व्याघ्रेश्वर कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो भगवान शिव है उन्होंने क्या करा था? व्याघ्र के रूप में यहाँ पे क्या किया था? विचरण किया था। ठीक है, अब देखिए इसके पूर्व में जो बागेश्वर है, इसके पूर्व में आपको भीलेश्वर, क्या पूर्व में क्या है? अगर बागेश्वर के पूर्व में देखें हम, तो पूर्व में आपको भीलेश्वर एवं पश्चिम में नीलेश्वर। ठीक है, आपको ये पॉइंट बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है और बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। बागेश्वर के आपको पूर्व में, अगर बागेश्वर के पूर्व में पूछता है तो भीलेश्वर। ठीक है, बागेश्वर के पूर्व में भीलेश्वर एवं पश्चिम में नीलेश्वर। पूर्व में भीलेश्वर, पश्चिम में नीलेश्वर पर्वत, तथा उत्तर में, अगर उत्तर में देखें तो सूरज कुंड है। ठीक है, बागेश्वर के उत्तर में है सूरज कुंड और दक्षिण में है आपका अग्नि कुंड। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से आप इसे ध्यान रखिए कि जो बागेश्वर है इसके पूर्व में है भीलेश्वर एवं पश्चिम में नीलेश्वर पर्वत है। ठीक है, और अगर उत्तर में देखें तो सूरज कुंड और दक्षिण में अग्नि कुंड है। काफ़ी मिलते जुलते ये नाम है, इसलिए आप आसानी से इनको याद रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि सरयू, गोमती, ठीक है,
पूछा जाता है कि बागेश्वर में कौन कौन सी नदियां हैं, तो आप देखिए कि जो बागेश्वर है यहाँ पे आपको सरयू, गोमती एवं अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित बागेश्वर नगर समस्त पापों से मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान सदाशिव की धर्मपरायण भूमि के रूप में पूजनीय है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जो बागेश्वर है आपका, ये आपके 3 नदी संगमों पर स्थित है। क्योंकि नदी संगमों की बात अगर आए तो ज़रूर यहाँ से एक प्रश्न हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो बागेश्वर है वहाँ पे आपको सरयू, ठीक है, एक तो सरयू, दूसरा गोमती एवं अदृश्य सरस्वती नदियाँ, तीनों नदियों के संगम पर है आपका बागेश्वर। ठीक है, बागेश्वर जो नगर है। और अगला देखिए कि भूमि के रूप में पूजा। अच्छा, मानस खंड में, जैसे कि आपको पता ही है कि कुमाऊं मंडल को मानस खंड भी कहते हैं। ठीक है, तो मानस खंड में क्या है, गोमती और सरयू नदी के मध्य नीलगिरी, ठीक है, जो गोमती नदी है और जो सरयू नदी है इसके बीच में आपको नीलगिरी या फिर इसे बागेश्वर भी हम कह सकते हैं। तो बागेश्वर की स्थिति है, ठीक है, कहाँ पे, मानस खंड में है। ऐसा मानस खंड में, अगर मानस खंड के रूप में अगर पूछा जाए कि मानस खंड के अनुसार जो बागेश्वर है उसकी स्थिति कहाँ पे है, तो मानस खंड के अनुसार तो गोमती और सरयू नदी पर है। ठीक है, इसके मध्य में है, कौन सी, गोमती नदी और सरयू नदी के मध्य में है आपका नीलगिरी या बागेश्वर। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये न दिया हो कि मानस खंड के अनुसार न दिया हो वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको पता है कि जो बागेश्वर है वो आपके सरयू, गोमती और अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम पर है। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से समझना है। ठीक है ना। अब देखिए इस नील पर्वत को, जो ये नील पर्वत है, इस नील पर्वत को साधारण पर्वत न मानकर सर्वश्रेष्ठ मेरु, ठीक है, जो नील पर्वत है, कौन सा पर्वत, नील पर्वत को, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि वहाँ पे क्या है आपका, एक तो है आपका नील पर्वत, ठीक है ना, बताया था, एक नील पर्वत है और भीलेश्वर पर्वत है। ठीक है, नीलेश्वर और भीलेश्वर पर्वत है। लेकिन जो नील पर्वत है, ठीक है, इसको साधारण पर्वत न मानकर इसे क्या माना गया है, सर्वश्रेष्ठ मेरु या फिर सुवर्णाचल के समान माना गया है। अब देखिए आयोग डायरेक्टली पूछ लेगा कि बागेश्वर में किस पर्वत को सर्वश्रेष्ठ मेरु का रूप माना गया है, या फिर सर्वश्रेष्ठ मेरु या फिर सुवर्णाचल दे देंगे आपको, सुवर्णाचल माना गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा पर्वत है, नील पर्वत। नील पर्वत को ही बागेश्वर जिले में क्या माना गया है, सर्वश्रेष्ठ मेरु माना गया है या फिर सुवर्णाचल के रूप में माना गया है। अब देखिए मत्स्य पुराण के, जो मत्स्य पुराण है उसके अनुसार, ये तो मानस खंड में था, ठीक है। अब देखिए मत्स्य पुराण के अनुसार क्या है, मत्स्य पुराण में भी नील पर्वत को पवित्र तीर्थ माना गया है। ठीक है, तो मत्स्य पुराण में भी माना गया है नील पर्वत को, और कहाँ पे माना गया है, और इसे माना गया है मानस खंड में भी। ठीक है, अब और देखिए, और जो इसकी विशेषता है कि पितृकर्म, जो पिता के लिए जो कर्म होते हैं उसके लिए भी ये क्या है, अति प्रशस्त कहा गया है। अब देखिए अगला जो पॉइंट है हमारा बागेश्वर का, कि मानस खंड में सरयू नदी को बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न है कि सरयू नदी का अन्य नाम क्या है। ठीक है, तो ये है आपका गंगा। और कहाँ पे ये, इसका वर्णन कहाँ पे है, तो इसका वर्णन है आपके मानस खंड में। ठीक है, तो मानस खंड में सरयू को, सरयू जो नदी है इसको गंगा और गोमती को यमुना, ठीक है, गोमती को यमुना कहा गया है। और कहाँ पे कहा गया है, मानस खंड में। देखिए इसमें 2 तरीके से प्रश्न बन सकते हैं, आपसे आयोग पूछ सकता है कि किस खंड में गोमती
सरयू को गंगा नाम दिया गया है। तो आपको वहाँ पे ऑप्शन दिए होंगे, तो अगर आपने पढ़ा है तो आप आसानी से बता दोगे कि मानस खंड में सरयू को क्या कहा गया है, गंगा कहा गया है। इससे पहले जब ये प्रश्न पूछा गया था तो ज़्यादातर लोगों ने इसको क्या किया था, केदार खंड कर दिया था। तो वहाँ पे वो गलत होगा, क्योंकि सरयू को यहाँ पे मानस खंड में क्या कहा गया है, गंगा कहा गया है। और अगर बात करें गोमती नदी की, तो गोमती को क्या कहा है, यमुना माना गया है मानस खंड में। ठीक है। नीलगिरी को विंध्य अथवा सुवर्णाचल और यहाँ स्थित पीपल को क्या माना गया है, अक्षय वट कहा गया है। पीपल को क्या कहा गया है, अक्षय वट कहा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको, ये है तो बहुत ही, आपको लग रहा होगा कि केवल इतना सा है, लेकिन इसमें से ही बहुत सारे प्रश्न आपके देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में। इसलिए मैं चाहती हूँ मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊँ, ठीक है, ताकि आप कभी भी कोई भी प्रश्न यहाँ से आए तो गलत ना करें। तो आप देख सकते हैं कि मानस खंड में जो बागेश्वर है वहाँ पे जो पीपल है, पीपल को क्या कहा गया है, अक्षय वट कहा गया है। अब देखिए जो माधव की मूर्ति है उसको बिंदु माधव तथा दोनों नदियों के संगम को तीर्थराज प्रयाग बताया गया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से आप इसे देखें और आप मेरे साथ साथ अपने नोट्स बना सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको अच्छा कंटेंट मिले तो आप भी अपने नोट्स ज़रूर तैयार कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है कि यहाँ विद्यमान बागीश, जो बागेश्वर है यहाँ पर जो विद्यमान बागीश है उसको विश्वेश्वर, ठीक है, विश्वेश्वर, और इस नगरी को वाराणसी का दूसरा रूप माना गया है। ठीक है, वाराणसी का दूसरा रूप भी माना गया है बागेश्वर को। बागेश्वर की महत्ता, प्राचीनता एवं ऐतिहासिकता का ज्ञान बागेश्वर मंदिर परिषद से उत्कीर्ण, वर्तमान में तो यहाँ पे कम है, लेकिन जितने भी उत्कीर्ण पहले प्राप्त हुए थे वो आपको क्या होता है, वो जो बागेश्वर है इसकी महत्ता, इसकी प्राचीनता एवं ऐतिहासिकता का क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। और 9वीं सदी के कत्यूरी शासक, ठीक है, कौन से कत्यूरी शासक, और कब के, 9वीं सदी के, 9वीं सदी के जो कत्यूरी शासक थे भूदेव, ठीक है, कौन थे, भूदेव नाम पूछा जा सकता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, अंडरलाइन करें कि भूदेव के परस्तर शिलालेख से प्राप्त होता है। इस शिलालेख को भूदेव ने बागेश्वर मंदिर समूह में दक्षिण दिशा स्थित एक शिला पर उत्कीर्ण कराया था। किसने कराया था, भूदेव ने, जो कि कौन थे, कत्यूरी शासक, इसलिए पूछा जा सकता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस लेख में बागेश्वर को व्याघ्रेश्वर कहा गया है। तो इस जो ये लेख था, ठीक है, इस लेख को क्या कहा गया है, बागेश्वर को व्याघ्रेश्वर कहा गया है, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, आप देखिए कुछ प्रमुख पर्यटक स्थल हैं, दर्शनीय स्थल हैं, जो कि अगर आप बागेश्वर कभी जाएं तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इन स्थलों के बारे में हमें जानकारी अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे प्रश्न हैं जो कि यहाँ से बनते हैं। अब देखिए क्या है, पहला जो मैं दर्शनीय स्थल आपको बताने जा रही हूँ वो है आपका बागनाथ मंदिर। कौन सा, बागनाथ मंदिर। देखिए जो बागेश्वर है उसके निकट गोमती और सरयू, जैसे मैंने आपको बताया था, गोमती, सरयू और सरस्वती जो गंगा है, अदृश्य सरस्वती गंगा, उनके संगम पर है आपका क्या, बागेश्वर जिला। ठीक है, तो जो बागनाथ मंदिर है यह है आपके गोमती और सरयू के संगम पर। ठीक है, और शिव का, किसका है ये मंदिर, बागनाथ जो मंदिर है यह है आपका शिव का मंदिर। ठीक है, इसमें कई देवताओं की मूर्तियां हैं। ठीक है, और बागेश्वर से अगर हम देखें तो ये 8 किलोमीटर दूरी गौरी गुफा से 5 किलोमीटर दूर, और हक मंदिर तथा आधा किलोमीटर पर चंडिका मंदिर भी है। बागनाथ के ही आसपास हैं ये सभी चीज़ें।
तो हो सकता है कि आपसे कभी पूछ दे कि गौरी गुफा कहाँ पर है, तो वहाँ पे अगर आपको ऑप्शन दिया है बागेश्वर, बागेश्वर का स्थल अगर पर्टिकुलरली पूछा गया तो बागेश्वर में अगर स्थल पूछे तो वो है आपका बागनाथ मंदिर। बागनाथ मंदिर के ही पास में क्या है आपका गौरी गुफा है और हक मंदिर है और चंडिका मंदिर भी है। कहाँ पे? बागेश्वर में बागनाथ स्थल पर, ठीक है, जहाँ पे बागनाथ मंदिर है। अब देखिए अगला है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही खूबसूरत ये स्थल है कौसानी। तो जो कौसानी है, कौसानी के कारण ही बागेश्वर इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है, इतना ज़्यादा इसे कह सकते हैं हम कि खूबसूरत है। तो यहाँ का जो मुख्य, मुझे लगता है कि जो मुख्य यहाँ का एक केंद्र है वो है आपका कौसानी। कौसानी बहुत ही सुंदर है, काफ़ी प्रसिद्ध है। देखते हैं इसकी विशेषताओं को। देखिए जो कौसानी है, अगर इसे हम देखें तो ये बागेश्वर से आपके 39 किलोमीटर पश्चिम, बागेश्वर से 39 किलोमीटर पश्चिम कोसी और गरुड़ नदियों के बीच। किस नदियों के? कोसी नदियाँ पूछी जाती हैं, इसलिए मैं आपको अंडरलाइन करके बता रही हूँ कि जो कौसानी है यह आपका बागेश्वर से 39 किलोमीटर दूर पश्चिम और कोसी, कौन सी? कोसी और गरुड़ नदियों के बीच पिंगनाथ, किस पहाड़ी पर? अगर पहाड़ी पूछे कि कौसानी किस पहाड़ी पर स्थित है तो ये है आपके पिंगनाथ पहाड़ी पर, जो कि समुद्र तल से 1890 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कितनी? 1890 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब देखिए जो कौसानी है, ठीक है, ये जो विशिष्ट पर्यटन नगर कौसानी है, इसका मुख्य आकर्षक है आपका हिमालय, ठीक है। हिमालय के दर्शन सबसे ज़्यादा अच्छा दर्शन, या फिर हम कहें तो सबसे ज़्यादा भाग हिमालय का अगर दिखाई देता है तो वो दिखाई देता है आपका कौसानी से, ठीक है। तो ये आपका क्या है, मुख्य आकर्षण भी है कौसानी का कि यहाँ से हिमालय के दर्शन एवं सूर्योदय और सूर्यास्त, सूर्योदय भी सूर्य जब उगता है वो समय, और सूर्यास्त जब सूर्य ढलता है तो उसका दृश्य भी यहाँ से बहुत ही मनोरम, बहुत ही सुंदर देखने को आपको मिलता है, ठीक है। कौसानी पहले, जो कौसानी था यह अल्मोड़ा में था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बागेश्वर जो जिला बना 1997 में, वो पहले क्या था आपका, पहले वो अल्मोड़ा का ही क्या था, एक हिस्सा था, एक तहसील थी, अल्मोड़ा की तहसील थी आपका बागेश्वर। लेकिन फिर 1997 में क्या करा गया, इसे अलग बनाया गया। तो वही यहाँ पे भी है कि जो कौसानी था यह पहले क्या था आपका अल्मोड़ा में था, लेकिन वर्तमान में ये कहाँ पे है, बागेश्वर ज़िले। अगर पूछा गया कभी आपसे कि बागेश्वर में जो कौसानी है, पर्टिकुलरली पूछा गया कि कौसानी बागेश्वर से पहले किस ज़िले में था, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं, आयोग आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जो कौसानी है वह बागेश्वर ज़िले से पहले कौन से ज़िले में था, तो वो था आपके अल्मोड़ा में, ठीक है। अभी प्रेजेंट टाइम पे जो कौसानी है वो आप सभी को पता है कि वो है आपके बागेश्वर में। पहले जो कौसानी है इसका नाम था बलना, ठीक है, बलना इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कौसानी का प्राचीन नाम या फिर सबसे पुराना नाम क्या था, तो कौसानी का पुराना नाम था आपका बलना, बलना, बलना था। कहा जाता है कि कौशिक जो मुनि थे, ठीक है, कौशिक एक मुनि थे, उनकी तपस्थली होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा था, कौसानी पड़ा था। क्यों पड़ा था कौसानी? कौशिक जो मुनि थे उन्होंने क्या करा था, यहाँ पे तपस्या की थी, तप की थी, इसी कारण इसका नाम कौसानी पड़ा था। लेकिन इससे पहले जो बात करें हम तो सबसे प्राचीन और पहले जो नाम था कौसानी का वो था आपका बलना, ठीक है, बलना, बलना। अब देखिए जो कौसानी है यहाँ से हिमालय, जो कि मैंने आपको बताया, हिमालय, चौखंबा, त्रिशूल, नंदा देवी और नंदाकोट, पंचचूली और नंदा घुघटी की सभी चोटियाँ स्पष्ट दिखाई पड़ती है। ऑप्शन में दे सकते हैं कि चौखंबा, त्रिशूल, नंदा देवी, नंदाकोट, पंचचूली, नंदा घुघटी
कि जो चोटियाँ हैं वो कहाँ से आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कौसानी जो ऑप्शन होगा वो राइट होगा, क्योंकि कौसानी से क्या होते हैं, ये सभी दिखाई पड़ते हैं। अब देखिए अगला महत्वपूर्ण एक पॉइंट है इसमें कि कत्यूर घाटी, ठीक है, जो कत्यूर घाटी है कौसानी के सामने स्थित है, वो जहाँ से सूर्योदय का मनोरम दृश्य दिखता है। तो कत्यूर घाटी से सूर्योदय का, कौसानी में कत्यूर घाटी है, वहाँ से क्या दिखता है, सूर्योदय का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो कौसानी है यहाँ से सूर्योदय, सूर्यास्त और हिमालय के दर्शन होते हैं। और इसमें से अगर केवल सूर्योदय का पूछा जाए और वो कौसानी में पूछा जाए तो वो होता है आपका कत्यूर घाटी से। कत्यूर घाटी से क्या होता है, सूर्योदय के मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं। अब देखिए क्या है कि 1929 में, कब, 1929 में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, कई बार मतलब बार बार रिपीट होते हैं ये प्रश्न। 1929 में, 1929 में महात्मा गांधी यहाँ पर 14 दिनों तक रहे थे। कई बार तो ऐसा पूछा जाता है कि कौसानी में महात्मा गांधी कितने दिनों तक रहे थे, तो आपको पता होना चाहिए कि 14 डेज, ठीक है, 14 दिनों तक रहे थे महात्मा गांधी कौसानी में। और अगर पूछे कि महात्मा गांधी कौसानी कब आए थे, तो ये आए थे आपके 1929 में, ठीक है, 1929 में आए थे महात्मा गांधी कौसानी। और यहाँ पे वे 14 दिन रहे थे। और यंग इंडिया किसमें, देखिए इम्पोर्टेंट है, अंडरलाइन कीजिएगा, यंग इंडिया के अपने एक लेख में उन्होंने कौसानी को भारत का स्विट्ज़रलैंड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भारत का स्विट्ज़रलैंड किसे कहते हैं, कौसानी को कहते हैं। कौसानी कहाँ पे है, बागेश्वर में है। और किसने कहा था कौसानी को भारत का स्विट्ज़रलैंड, महात्मा गांधी ने कहा था। या फिर पूछ देंगे कि महात्मा गांधी ने कौसानी को क्या कहा था, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का स्विट्ज़रलैंड। और अपने किस लेख में, ऐसे भी पूछा जा सकता है प्रश्न कि अपने किस लेख में गांधी जी ने कौसानी को भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा था, तो वो कहा था कि यंग इंडिया में। तो काफ़ी सारे प्रश्न घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से एक प्रश्न अवश्य ही यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। गांधी जी ने जिस स्थान पर प्रवास किया था, मतलब जिस स्थान पे वे रहे थे, जिस स्थान पे उन्होंने 14 दिन बिताए थे, उसे अनाशक्ति आश्रम, क्या, अनाशक्ति आश्रम नाम दे दिया गया। किसको दिया गया, अनाशक्ति आश्रम। जहाँ पे जो गांधी जी आए थे 1929 में, तो वहाँ पे जिस स्थान पे उन्होंने प्रवास किया था, जिस स्थान पे वे रहे थे, तो उसे अनाशक्ति आश्रम नाम दे दिया गया, क्योंकि यहीं पर उन्होंने गीता, ठीक है, याद रखिएगा, यहीं पे गांधी जी ने क्या किया था, गीता का अनाशक्ति योग, इम्पोर्टेंट है, गीता का अनाशक्ति योग लिखा था। पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने गीता का अनाशक्ति योग कहाँ पर लिखा था, तो ये लिखा था इन्होंने अनाशक्ति आश्रम में, जो कि कहाँ पे है, कौसानी में। तो अनाशक्ति आश्रम भी दे सकते हैं या फिर केवल कौसानी भी ऑप्शन में आ सकता है। इससे पहले जो ऑप्शन आया था वो आया था आपका अनाशक्ति आश्रम में, लिखा था उन्होंने अनाशक्ति योग, कौन सा, गीता का अनाशक्ति योग लिखा था। यहीं पर गांधी जी, जो गांधी जी हैं, यहीं पर क्या है, जो अनाशक्ति आश्रम है, यहीं पर गांधी जी की जो शिष्य थी सरला बहन, ठीक है, उनका लक्ष्मी आश्रम भी है। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि गांधी जी की जो शिष्य थी उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था सरला बहन, ठीक है। और या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि गांधी जी की जो शिष्य है सरला बहन, वो उनका लक्ष्मी आश्रम कहाँ पे है, तो वो है आपका अनाशक्ति आश्रम में, ठीक है। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आपकी बागेश्वर ज़िले से। अब देखिए जो अगला पॉइंट है कौसानी का,
कि यहाँ जो कौसानी है यहाँ पे आपको चाय के बागान भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, चाय के बागान भी कौसानी में होते हैं। और उत्तराखंड की जो प्रसिद्ध गिरियास है, कौन सी गिरियास है, जो प्रसिद्ध गिरियास है उत्तराखंड की, टी का उत्पादन यहीं होता है। तो अगर पूछ दे कभी कि उत्तराखंड के प्रसिद्ध गिरियास टी का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो ये होता है आपका बागेश्वर के कौसानी में। ठीक है, बागेश्वर में जो कौसानी स्थल है तो वहाँ पे किसका उत्पादन होता है, आपका गिरियास टी का उत्पादन होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि यहीं पर, कहाँ पर, कौसानी में, यहीं पर महान प्रकृति प्रेमी कवि सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, सभी ने नाम सुना होगा। तो जो महान प्रकृति प्रेमी कवि थे सुमित्रा नंदन पंत जी, उनकी जन्म स्थली भी कहाँ पे है, कौसानी में है। ठीक है, तो उनके जो जन्म स्थल है पंतविथिका, पंतविथिका जो कि कहाँ पे है, कौसानी में ही है पंतविथिका। तो वहाँ पर क्या है, एक लघु संग्रहालय पूछा गया था, पूछा जा सकता है, इसलिए आप अंडरलाइन करके ज़रूर लिखें कि जो कवि सुमित्रा नंदन पंत जी है उनका एक लघु संग्रहालय स्थापित है, कहाँ पे, आपके कौसानी में है। ठीक है, और कहाँ, किसकी जन्मस्थली पे है, कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के। अब देखिए जो प्रसिद्ध लोक संगीतज्ञ हैं, ठीक है, प्रसिद्ध लोक संगीतज्ञ हैं आपके गोपीदास। कभी कभी ऐसे भी दिया है रहता है कि गोपीदास क्या है, तो वहाँ पे आपको लेखक, लोक संगीतज्ञ या फिर कवि कुछ भी ऑप्शन में दिया होगा, तो आपको हर चीज़ को बहुत ही बारीकी से पकड़ना है, समझना है कि जो गोपीदास जी हैं वो क्या है, एक लोक संगीतज्ञ हैं। तो इनका भी कौसानी के सौंदर्य से अत्यधिक प्रभावित ये हुए थे। और कौसानी के निकट ही पिनाकेश्वर, कहाँ पे, पिनाकेश्वर महादेव जो कि 10 किलोमीटर की दूरी पर है, और बुरा पिन्नाथ ये 5 किलोमीटर, एवं भकोट, ठीक है, भकोट आदि प्रसिद्ध स्थल हैं आपके कौसानी में। तो अगर पूछा गया कभी कि भकोट कहाँ पर स्थित है, बागेश्वर के किस स्थल के नज़दीक भकोट है, तो ये है आपके कौसानी के नज़दीक। या फिर बुरा पिन्नाथ पूछा गया, या फिर पिनाकेश्वर महादेव पूछा गया, तो ये सभी हैं आपके कौसानी के निकट। इसलिए आप काफ़ी अच्छे से देखें, क्योंकि कौसानी मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक क्या है, दर्शनीय स्थल है। अब देखिए जो अगला है बागेश्वर का प्रमुख दर्शनीय स्थल, वो है आपका बैजनाथ। ठीक है, क्या है, बैजनाथ। देखिए बैजनाथ के बारे में पढ़ते हैं कि बैजनाथ बागेश्वर से 26 किलोमीटर पश्चिम, ठीक है, बागेश्वर से कितना, 26 किलोमीटर पश्चिम, और अगर कौसानी से देखें तो 19 किलोमीटर उत्तर की ओर, और गोमती और गरुड़ गंगा, ठीक है, बैजनाथ कहाँ पे है, गोमती व गरुड़ गंगा संगम पर मंदिरों का क्या है, एक समूह है। इस मंदिर के साथ एक संग्रहालय भी है। जो ये मंदिर है आपका, इसी मंदिर के साथ क्या है, एक संग्रहालय भी है। जो बैजनाथ के मुख्य मंदिर है, ठीक है, जो बैजनाथ में जो मुख्य मंदिर है, तो वहाँ पे क्या है, आदमकद पार्वती की पत्थर की बनी मूर्ति है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग ये पॉइंट है कि बैजनाथ का जो मुख्य मंदिर है, कई बार पूछा जाता है कि बैजनाथ के मुख्य मंदिर में किसकी मूर्ति बनी है, तो वो बनी है आदमकद पार्वती की, और पत्थर की बनी है। किसकी बनी है, पत्थर की मूर्ति बनी है। लेकिन जो ये मूर्ति है जो कि पत्थर की बनी है, वो ऐसा लगता है, ऐसा देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि वो कांस्य की बनी मूर्ति है। ठीक है, ऐसा भ्रम है, ऐसा लगता है कि जो मूर्ति पत्थर की है, पार्वती की जो पत्थर की मूर्ति है, उसे देखें तो वो ऐसा लगता है कि वो क्या है, कांस्य की बनी मूर्ति होने का क्या भ्रम पैदा करती है। ठीक है, अब देखिए जो बैजनाथ के जो मंदिरों का कत्यूरी, ठीक है, जो बैजनाथ का जो मंदिर है आपके बागेश्वर में, तो ये आप देख सकते हैं कि कत्यूरी, चंद्र तथा गंगोली,
ठीक है। कत्यूरी, चंद्र और गंगोली वंश के जो राजा हुआ करते थे वो क्या करते थे कि समय समय पर बैजनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाते थे, ठीक है। कौन करवाते थे? अगर पूछ लिया गया कभी कि बैजनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कौन कराता था तो कत्यूरी भी करवाते थे, ठीक है। कत्यूरी, चंद्र तथा गंगोली वंश, कत्यूरी वंश, चंद्र वंश और गंगोली वंश, इनके जो राजा हुआ करते थे वो समय समय पर बैजनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाते थे। अब देखिए जो मंदिर है बैजनाथ मंदिर, उसके समीप क्या है, एक चौपड़ है, ठीक है। चौपड़ या फिर जिसे चबूतरा कहते हैं हम, जहाँ पे एक होती है चौखट की, काफ़ी सारे लोग पुराने टाइम के अपना समय अगर आपस में उन्हें बिताना हो, बातचीत करनी हो तो वो वहाँ पे चबूतरे या फिर चौपड़ पर बैठकर बिताया करते थे। तो जो मंदिर है उसके समीप पे ही क्या है, एक चौपड़ है, चबूतरा है, जो कि यहाँ के कत्यूरी राजाओं की राजधानी होने का क्या है, प्रमाण प्रस्तुत करती है। अगर पूछ दे कि बैजनाथ मंदिर में कत्यूरी जो राजा है उनकी राजधानी होने का प्रमाण कौन प्रस्तुत करता है, तो ये कहता है कि मंदिर के समीप जो क्या है, चौपड़ है या फिर चबूतरा है। तो वो ये प्रतीत करता है कि बैजनाथ में कभी क्या रहा होगा, कत्यूरी राजाओं की राजधानी रही होगी। अब देखिए अगला जो पॉइंट है आपका बागेश्वर में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पिंडारी ग्लेशियर। ग्लेशियर वाली वीडियोस भी मैं आपको स्पेशली एक बना के लाऊंगी, तो अभी जो थोड़ी बहुत डिटेल है वो मैं आपके साथ लेके आई हूँ, ठीक है। देखिए जो पिंडारी ग्लेशियर है ये आपका देखिए नंदाकोट शिखर के पश्चिमी ढाल पर, कहाँ पर, नंदाकोट शिखर। अगर पूछे कि पिंडारी ग्लेशियर किस शिखर पर है तो ये है आपका नंदाकोट शिखर पर है पिंडारी ग्लेशियर, ठीक है। पश्चिम ढाल पर लगभग 3 किलोमीटर लंबा। अगर पिंडारी ग्लेशियर की लंबाई पूछी जाती है आपसे तो 3 किलोमीटर लंबा है और 380 मीटर क्या है, चौड़ा है। 380 मीटर क्या है, ये चौड़ा है। लंबाई है इसकी 3 मीटर और चौड़ाई है 380 मीटर चौड़ा। यह ग्लेशियर क्या है, आकर्षक है, मतलब बहुत ही आकर्षक है। यहाँ मोनाल पक्षी, मोनाल जो पक्षी होती है, कस्तूरी मृग तथा भोजपत्रों के वृक्ष देखे जा सकते हैं। अब देखिए जो अगला प्रमुख दर्शनीय स्थल है आपका बागेश्वर का, वो है आपका कोट भ्रामरी व नंदा मंदिर, ठीक है। कोट भ्रामरी व नंदा देवी जी का मंदिर। देखिए जो कोट भ्रामरी व नंदा मंदिर है यह आपका बैजनाथ से 2 किलोमीटर दूर और डंगोली के पास कोट भ्रामरी का मंदिर क्या है, स्थापित है। यहाँ पर क्या है, कत्यूरी जो वंश हुआ करते थे उनकी जो अधिष्ठात्री देवी है, ठीक है, इसकी कत्यूरों की अधिष्ठात्री कुल देवी थी भ्रामरी। आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भ्रामरी किन की कुल देवी हुआ करती थी, तो आपको पता होना चाहिए कि कत्यूरों की जो अधिष्ठात्री कुल देवी थी वो थी आपकी भ्रामरी। देखिए जिला सीरीज को डिटेल में पढ़ने के यही फ़ायदे होते हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर यहाँ से कर सकते हैं। अगर हम ध्यान से करते हैं हर चीज़ को, अगर आप नोट्स बना के करते हो तो आप बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर ज़रूर सही करके आ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो भ्रामरी है यह आपकी क्या है, कत्यूरी जो वंश थे उनकी क्या है, अधिष्ठात्री कुलदेवी हैं, तथा चंद्रवंश द्वारा स्थापित नंदा देवी का मंदिर है। और चंद्रवंशों ने यहाँ पे कौन सी देवी का मंदिर बनाया था, नंदा देवी को। तो आपको ध्यान रखना है, दोनों पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो चंद्रवंश के द्वारा स्थापित अगर पूछे कोट भ्रामरी व नंदा मंदिर में, तो जो चंद्रवंशियों ने करा था उन्होंने किया था आपका नंदा देवी मंदिर को स्थापित। लेकिन जो कत्यूरी वंश थे उन्होंने क्या करा था,
अपनी जो अधिष्ठात्री देवी है वो है उनकी भ्रामरी। तो उन्होंने क्या करा था, भ्रामरी देवी का यहाँ पे मंदिर स्थापित किया था। तो इसलिए आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। कत्यूरियों की जो अधिष्ठात्री कुल देवी है वो है भ्रामरी, और चंद्रवंश की जो अधिष्ठात्री देवी हैं, चंद्रवंश जिनको मानते थे, वो थी आपकी नंदा देवी। मंदिर बनवाया था इन्होंने यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए जो अगला है आपका प्रमुख दर्शनीय स्थल बागेश्वर का, वो है आपका पांडु स्थल। बस इतना ही यहाँ पे है, पांडु स्थल और भद्रकाली, ये दोनों ही हैं। उसके बाद हमारा जो बागेश्वर जिला है वो आपका कंप्लीट होता है। तो देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है पांडु स्थल और भद्रकाली। देखिए पांडु स्थल के बारे में देखें तो जो जिला मुख्यालय है, जिला मुख्यालय बागेश्वर का आपको पता ही है कि बागेश्वर ही है। तो बागेश्वर से 28 किलोमीटर की दूरी पर कुमाऊं व गढ़वाल की सीमा पर, ठीक है, कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा पर प्राकृतिक दृष्टि से अत्यंत रमणीक स्थल है आपका पांडु स्थल। पांडु स्थल कहाँ पे है, गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा पर। आपको ये भी पूछ सकता है आयोग कि गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा पर निम्न में से कौन सा स्थल है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छे से आप आंसर दे पाएंगे। तो जो पांडु स्थल है यह है आपके कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा पर, जो कि बहुत ही क्या है, सुंदर एक स्थल है। देखिए किंवदंती है, मतलब पुराने लोगों के अनुसार कहा जाता है कि अज्ञातवास में जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था तो उसमें क्या हुआ था, जो पांडव थे वो पांडु स्थल में ही आए थे। अज्ञातवास का जो समय था उनके पास, तो उस टाइम वो इस स्थल में भी आए थे। शायद इसी कारण जो पांडु स्थल नाम पड़ा वो पांडवों के कारण ही पड़ा है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी जब भी होती है, अगस्त में जब भी आती है आपकी श्री कृष्ण की जन्माष्टमी, तो उस दिन क्या होता है, यहाँ पे जो क्षेत्र हैं, आसपास के जो क्षेत्र हैं, तो इनका क्या होता है, यहाँ पे एक सुप्रसिद्ध मेला लगता है। तो अगर पूछा जाए कभी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर किस क्षेत्र में सुप्रसिद्ध मेला लगता है, तो वो लगता है आपके पांडु स्थल में, ठीक है। पांडु स्थल जो कि कहाँ पे है, आपके बागेश्वर जिले में है। आप देखिए अगला भद्रकाली, ठीक है, ये लास्ट है, इस जिले का लास्ट टॉपिक है भद्रकाली। जो भद्रकाली है यह बागेश्वर से 33 किलोमीटर की दूरी पर, कितनी 33 किलोमीटर की दूरी पर यह क्या है, एक शक्तिपीठ स्थित है। इस पीठ को कुमाऊं में गढ़वाल के काली मठ के समान प्रतिष्ठा है। जो गढ़वाल का जो काली मठ है उसी के समान किसे माना जाता है, आपके कुमाऊं का भद्रकाली का मंदिर, ठीक है। तो इसलिए आप इसे बहुत ही अच्छे से समझें कि अगर गढ़वाल का जो काली मठ है उसकी तुलना किससे, मतलब उसके बराबर माना जाता है, उसके तुल्य माना जाता है भद्रकाली के मंदिर को। यहाँ पे क्या है, तीनों रूप, जो देवी है, देवी के तीनों रूप मिलते हैं भद्रकाली में। एक तो देखिए कौन से 3 रूपों में से, महाकाली, ठीक है, महालक्ष्मी और महासरस्वती। तो इन तीनों रूपों की मूर्तियां हैं आपके भद्रकाली मंदिर में। भद्रकाली जो कि आपके बागेश्वर जिले में है। तो आपसे पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है कि देवी के तीनों रूपों महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की मूर्तियां कहाँ पर स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि बागेश्वर में जो भद्रकाली का मंदिर है तो वहाँ पे देवी के तीनों रूपों की क्या है, मूर्ति है। और ये जो मंदिर है भद्रकाली को, इसको आपके गढ़वाल के काली मठ के समान प्रतिष्ठा मानी गई है या दी गई है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारा बागेश्वर जिला, परीक्षाओं की दृष्टि से अगर हम देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करती हूँ, मुझे आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी मेरी जिला सीरीज़, और नोट्स बिल्कुल अच्छे लगे होंगे। अगर आपको पसंद आते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही जानकारी और ऐसे ही नोट्स बना के ला सकूं। तो फिर चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियोस में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, खूब ख्याल रखिएगा, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप सक्सेस भी होंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियोस में। बाय एंड